नमस्कार दोस्तों, मैं राखी आपके सामने उपस्थित हूँ नई वीडियो लेकर। हिंदी विषय अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और शामिल किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए आंचलिक उपन्यासकार पार्ट 2। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य हमारी संस्कृति को भी संजोए हुए है, जिस पर हमें बहुत गर्व है। आंचलिक उपन्यास पार्ट 1 हमने पढ़ा, आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2 और उम्मीद है कि आपने समझा भी होगा, आपको समझ आया होगा। तो आंचलिक उपन्यासकारों में हमने कुछ उपन्यासकार देखे, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, रांगेय राघव और जैसे कि देखा था शिव प्रसाद सिंह। ये सभी मैंने आपको लिखवाए थे। लेकिन आज मैं कुछ और भी आंचलिक उपन्यासकार हैं जो मुख्य नहीं हैं, बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं, उनके नाम भी मैं आपको गिनवा देती हूँ। जैसे कि हिमांशु श्रीवास्तव, उदय शंकर भट्ट। और उदय शंकर भट्ट तो खैर बहुत जाने माने उपन्यासकार हैं, आंचलिक उपन्यासकार हैं। इसके अलावा हैं राजेंद्र अवस्थी, बलभद्र ठाकुर और केशव प्रसाद मिश्र और मायानंद मिश्र, और जैसे कि हिमांशु जोशी हुए, और विवेकी राय, शैलेश मटियानी, मनहर चौहान, श्याम परमार, शाइनी और मधुकर गंगाधर। तो कुछ ये जो उपन्यासकार हैं ये भी आंचलिक उपन्यासकारों की श्रेणी में भी आते हैं। और इसके अलावा जैसे महिला साहित्यकार हुई, तो महिला साहित्यकार में मैत्रेयी पुष्पा हुई। तो महिला साहित्यकार होने के बावजूद इन्होंने कुछ आंचलिक उपन्यास लिखे। जैसे कि माना जाता है कि इनके जो उपन्यास हैं उन पर आंचलिकता का प्रभाव है। इन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु से प्रभावित होकर इदन्नम की रचना की थी। इदन्नम इनका बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य है, यानी उपन्यास है। और इसके अलावा इन्होंने बेतवा बहती रही, चाक, अलमा कबूतरी, इन सभी उपन्यासों के माध्यम से अंचल विशेष और वहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको उकेरा है। और विशेष रूप से इन्होंने नारियों की स्थिति को उजागर किया है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो नागार्जुन है, नागार्जुन के बारे में हम पढ़ लें सबसे पहले। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे नागार्जुन को। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में बिहार में हुआ। बिहार के एक गांव में सतलका गांव था और मधुबनी जिला था। ठीक, मधुबनी जिला है जहां पर इनका जन्म हुआ, लेकिन ये इनकी ननिहाल थी। इनका जो पैतृक गांव है वो है तरौनी दरभंगा। ये भी बिहार के अंदर ही है। तरौनी में इनका, हाँ तरौनी कह सकते हैं कि सतलखा, ननिहाल और पैतृक गांव हुआ इनका दरभंगा, तरौनी दरभंगा। दोनों ही ये मधुबनी में है, यह मधुबनी में है, और दोनों ही बिहार में है। ठीक है, बिहार के अंदर है, बिहार याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। और इनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई। मृत्यु 1998 ईस्वी में। ठीक है। और इनका रतिनाथ की चाची और बलचनामा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। रतिनाथ की चाची और बलचनामा को तो प्रथम आंचलिक उपन्यास माना गया है। बलचनामा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इनका जो प्रकाशन सन था वो 1948 है। ये 1948 है। 1948 ईस्वी में इसको प्रकाशित कराया गया, रतिनाथ की चाची को।
1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। इसके अलावा और भी हैं इनके उपन्यास, जैसे कि नई पौध, इसको 1953 ईस्वी में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल भेजूंगी, वहाँ से आप नोट कर लीजिए। जैसे नई पौध हुआ 1953 ईस्वी में। बाबा बटेश्वर नाथ है 1954 ईस्वी में। वरुण के बेटे 1957 ईस्वी में। दुख मोचन 1957 ईस्वी में। कुंभी पाक है 1960 ईस्वी में। हीरक जयंती 1961 ईस्वी में। और उग्रतारा 1963 ईस्वी में। जमुनिया का बाबा 1968 ईस्वी में। और इमरतिया 1968 ईस्वी में। और पारो है 1975 ईस्वी में। और गरीबदास 1979 ईस्वी में। तो ये सभी इनके उपन्यास हैं। लेकिन इनके जो मुख्य उपन्यास हैं, आंचलिक उपन्यास, उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने उसको कहाँ से, यानी कि उसका जो विषय है वो कहाँ कहाँ से लिया है। यूँ तो देखिए, हिंदी के जो शुद्ध आंचलिक उपन्यास हैं उनका रचना का जो प्रारंभ है अभी कुछ ही वर्षों में शुरू हुआ है, यानी आरंभ हुआ है। लेकिन कह सकते हैं कि आंचलिक उपन्यास नए नहीं हैं, बहुत पुराने हैं, लेकिन उनका जो शुद्ध आंचलिक उपन्यास है वो बहुत ही कम मिलते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। हिंदी के जो प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार हैं, नागार्जुन हुए, फणीश्वर नाथ रेणु हुए, उदय शंकर भट्ट हुए, रांगे, राघव सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी, तो ये सभी इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नागार्जुन हैं, नागार्जुन के जो उपन्यास हैं वो किस तरह के हैं। नागार्जुन ने अपने उपन्यासों में मैथिल अंचल बहुत ही विशेष रूप से कह सकते हैं कि उसको ही इन्होंने प्रयोग किया है। मैथिल अंचल विशेष जो उसका ग्रामीण वातावरण है या उसका जो आदर्श है, विश्वास है और नैतिकता है, अनैतिकता है, ग्रामीण जीवन है, तो इस सभी का इन्होंने चित्रण किया है अपने सभी उपन्यासों में। तो सबसे पहले देखते हैं रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची सन 1948 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित कराया और इसको एक ग्रामीण विधवा की कष्टकारी कहानी के ऊपर लिखा, जिसमें मिथिला के गांव हैं उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संघर्ष का चित्रण हुआ है। बलचनामा में उन्होंने विद्रोही भावना 1952 ईस्वी में इसको प्रकाशित करवाया था और विद्रोही भावना का ये एक प्रतीक है, कह सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा नई पौध है इनका 1953 ईस्वी में, जिसमें इन्होंने मैथिल के ब्राह्मणों में, ब्राह्मण जो थे वो रुपए के लालच में लड़की को पशु के समान बेचने की और उनकी पारिवारिक जो कुरीतियां हैं उसके विरुद्ध समाज की नई पीढ़ी की चेतना को चित्रित करता है ये नई पौध, ठीक। और इसके अलावा वरुण के बेटे, जैसे नई पौध हो गया, नई पौध ये 1953 ईस्वी में, ठीक है। और वरुण के बेटे इसको 1954 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित करवाया, ठीक है। तो 1954 ईस्वी में वरुण के बेटे 1957 ईस्वी में प्रकाशित कराया इन्होंने। और इसको मछुआ जीवन के, जो मछुआरे थे उनके जीवन के रीति रिवाज, उनकी जो समस्याएं, उनका संघर्ष और आचार विचार का चित्रण इन्होंने वरुण के बेटे के अंदर किया है। बाबा बटेश्वर नाथ लिखा है इन्होंने 1954 ईस्वी में। और इसके जो नायक हैं वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक गांव का पुराना बट का वृक्ष है, तो उसके ऊपर इन्होंने लिखा है। और गांव का उत्थान पतन की 100 वर्षों की कहानी को ये बट वृक्ष सुनाता है, यानी कि बाबा बटेश्वर नाथ में बट वृक्ष की कहानी को लिया गया है। बाबा बटेश्वर नाथ 1954 ईस्वी में, ठीक। और फिर आ जाता है दुख मोचन। तो इसमें 100 वर्ष की कहानी है, 100 वर्ष की कहानी, ठीक है। और जो कि बट वृक्ष सुनाता है, बट वृक्ष को यहाँ नायक बनाया गया है। बट वृक्ष
नायक के रूप में है। और नई पोथ आपको बताया कि ब्राह्मणों का अत्याचार, ब्राह्मणों का नारी को पशु तुल्य समझना, पशु तुल्य समझना, इसका चित्रण किया गया है। और इसके अलावा रतिनाथ की चाची हमने अभी आपको बताया था जैसे कि ग्रामीण अंचल ग्रामीण समाज की एक विधवा स्त्री का कष्टकारी, विधवा स्त्री का कष्टकारी जीवन, जीवन की चर्चा इसमें की गई है। बलचनामा जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि ये एक विद्रोही भावना का प्रतीक है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं आप, विद्रोही भावना का प्रतीक। ये सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े हमें उनकी जो कथानक है वो समझ में नहीं आता, और जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, हम उसको याद नहीं रख सकते। दुख मोचन के बारे में हम बात कर रहे थे 1957 ईस्वी में, इसमें किसानों के आंदोलन का चित्रण हुआ है। 1957 में ये प्रकाशित हुआ और किसानों के आंदोलन का चित्रण हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और देवेंद्र सत्यर्थी के बारे में हम बात कर लेते हैं। देवेंद्र सत्यर्थी के कुछ आंचलिक उपन्यास हैं जैसे रथ के पहिए और ब्रह्मपुत्र, ये सभी इनके आंचलिक उपन्यास हैं। इसके अलावा बलभद्र ठाकुर हैं, उनका आदित्यनाथ, मुक्तावली तथा नेपाल की वो बेटी और देवताओं के देश में, घने और बने, लहरों की छाती पर, तो ये सभी इनके आंचलिक उपन्यास हैं बलभद्र ठाकुर के। इसके अलावा मैला आंचल के बारे में हम बात कर रहे थे कल कि मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का जो उपन्यास है ये प्रतिनिधि उपन्यास कहा जाता है, यानी कि हिंदी भाषा के सर्वश्रेष्ठ और आंचलिक उपन्यासों के वर्ग में इसको शीर्ष स्थान दिया गया है। बलचनामा की बात करें तो इसकी गणना हिंदी की कालजयी रचनाओं में की जाती है और इसे हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यास का गौरव प्राप्त है। इस उपन्यास में भारत के अतीत में व्याप्त जो सामंती प्रथा और उससे शोषित किसानों और जनसाधारण के जीवन के विषय में जो उसको चित्रित किया गया है, ठीक है। और नागार्जुन जो हैं वो प्रेमचंद की धारा के उपन्यासकार माने जाते हैं। अंतर बस इतना है कि प्रेमचंद जो हैं वो उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश, अवध, बनारस क्षेत्र, इन सभी के किसानों के बारे में बात करते हैं, और नागार्जुन जो हैं वो मिथिला अंचल में रहने वाले जनसाधारण को लेकर उन्होंने अपने उपन्यासों को विषय वस्तु बनाया है, ठीक है। तो ये सब हम इतना जानने के बाद ये जान सकते हैं कि हमने आंचलिक उपन्यासकारों को पढ़ लिया है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना ही पूछा जाता है। वैसे ज़्यादा जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप बुक्स पढ़ें, किताबें पढ़ें और उनसे आप ज़्यादा जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। और मुझे डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कि आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको उसकी एक नई वीडियो उपलब्ध कराऊंगी। आज बस इसको जानकारी को यहीं तक रखते हैं, लेकिन थोड़ी सी और आगे बातचीत जारी रखते हुए मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि जो आंचलिक उपन्यास हैं उनके बारे में आप इतना जान लें कि बहुत ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में भेजती हूँ, डिटेल भेजती हूँ, आप वहाँ से जाकर नोट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वैसे आपको पढ़ते रहना चाहिए, किसी भी साहित्य को पढ़ना बहुत अच्छा होता है और ये मनोरंजन का काम भी करता है। आप रुचि के अनुसार कुछ भी पढ़ सकते हैं साहित्य में काव्य है, गद्य है, जो भी आपकी रुचि हो, कहानियाँ, उपन्यास, किसी भी तरह का जो आप अच्छा लगता है आपको, और आपको पढ़ते रहना चाहिए।
और आप सभी का प्यार मुझे प्रेरित करता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी आपकी परीक्षा में सहायता अवश्य करेगी। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।